नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, रुक करेंगे खबरों की। और अगली खबर लखनऊ से है, जहां मंत्री आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल को ललकारा है। और आशीष पटेल ने प्रमोशन घोटाले के आरोप पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मैं माननीय विधायक योगेश वर्मा नहीं हूं जो थप्पड़ खाने और अपमानित होने के बावजूद किसी मजबूरी में चुप रह जाऊं। आशीष पटेल ने कहा कि मैं सरदार पटेल का वंशज हूं, डरना नहीं, मुकाबला करना मेरी फितरत में है। कोई कंकड़ फेंकेगा तो जवाब पत्थर से मिलेगा। आरोपों के बीच आशीष पटेल का यह बड़ा बयान आया। लोगों ने सोचा मैं योगेश वर्मा नहीं हूं, मेरा नाम आशीष पटेल है, सरदार पटेल का बेटा हूं, डरने वाला नहीं हूं, दबने वाला नहीं हूं। मैंने तो कहा है कि आवश्यकता पड़े तो सीबीआई से जांच करा लीजिए, मेरे सारे कार्यों की सीबीआई से जांच कराइए। अरे अब इसमें कोई कुछ कहने की जरूरत है, कुछ पूछने की जरूरत है? साजिश किसने किया, कौन है इसके पीछे, इसकी जांच भी होनी चाहिए। टाइमिंग देखिए, जब मैं सर्जरी में था, टाइमिंग देखिए, जब विधानसभा सत्र एक दिन पहले चालू हो रहा है। इस सर पूरे खेल को समझने की कोशिश करिए। न नकल माफिया से डरने वाला हूं, न किसी दबाव से डरने वाला हूं, ईंट का जवाब पत्थर से दूंगा। डॉक्टर सोनेलाल पटेल साहब ने यही सिखाया है। तो मंत्री आशीष पटेल ने समाजवादी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल को ललकारा। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी आसिफ हमारे साथ जुड़ गया है। आसिफ, आशीष पटेल का ये जो बयान है, ये क्या कुछ इस बयान के मायने हैं और वो पल्लवी पटेल को क्या कहना चाहते हैं? जी बिल्कुल शिवम, जिस तरह से मंत्री आशीष पटेल ने अपने ऊपर घोटाले का आरोप लगने के बाद जिस तरह से बयान दिया है और ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कर रही है, इस बयान को लेकर कई सियासी मायने निकालकर देखे जा रहे हैं। मसलन जिस तरह से पल्लवी पटेल उन पर हमलावर हैं, धरना प्रदर्शन कर रही हैं, तो कहीं न कहीं सीधे तौर पर पल्लवी पटेल को भी सीधी धमकी मानी जा सकती है आशीष पटेल की। और वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से योगेश वर्मा थप्पड़ कांड को लेकर बयान दिया है, कहा है कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूँ, उनका इशारा साफ है कि योगेश वर्मा, यानी कि हालांकि वो अभी पटेल समुदाय से आते हैं, उनको थप्पड़ मारा गया, अब वह काफी आहत है। इसको लेकर भी जो कयास लगाया जा रहा है, उन्होंने सीधे तौर पर शासन प्रशासन और यहाँ तक कि सीएम को भी धमकी देने की कोशिश किया है, ऐसा मायने भी निकालकर देखा जा रहा है। ऐसी चर्चा भी है क्योंकि सीबीआई जांच की मांग सरकार करती है और बीजेपी विधायक हैं, वह भी सीएम योगी आदित्यनाथ के विधायक हैं योगेश वर्मा, उनको लेकर भी जिस तरह से बयान दिया है मंत्री आशीष पटेल ने, इसको लेकर अब सियासत कहीं न कहीं गर्म हो जाएगी। हालांकि एक तीर से कई निशाना साधने की कोशिश मानी जा सकती है मंत्री आशीष पटेल की, क्योंकि एक तरफ जहां आरोप लगाने वाली उनकी साली है पल्लवी पटेल यानी सपा विधायक, वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से योगेश वर्मा बीजेपी विधायक का नाम ले रहे हैं, तो यह भी कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं जो है अपने आप को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आशीष पटेल, और वह किसी से डरने वाले नहीं है, ऐसा उनके बयानों से अंदाजा और कयास लगाया जा सकता है। जी शिव। आसिफ, ये लड़ाई रिश्तेदारी के बीच में कम, क्या ये पार्टियों के बीच में ज्यादा है क्या? क्योंकि समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी की लड़ाई चल रही है, क्या इसी लड़ाई के द्वंद में ये सब मामला खिंचता हुआ दिखाई दे रहा है, या फिर मामला कुछ और ही है, सिर्फ पोर्ट्रेट कुछ अलग किया जा रहा है? देखिए, अगर बात करें मंत्री आशीष पटेल की, तो आशीष पटेल जो है जिस अनुप्रिया पटेल के पति हैं, और अनुप्रिया पटेल भी बीजेपी की कद्दावर नेता मानी जाती है। हालांकि उनकी पार्टी अपना दल है, लेकिन जिस तरह से अब वो आरोपों में गिर गई हैं, उनके घर से ही
बड़ा आरोप लगना शुरू हो गया है। और पल्लवी पटेल भले ही सपा विधायक हैं, लेकिन साली पहले हैं, तो ऐसे में यह लड़ाई काफी दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। और जिस तरह से एक बड़ा घोटाला, आरक्षण और भ्रष्टाचार का जिस तरह से आरोप लगाते हुए पल्लवी पटेल चौधरी चरण सिंह के प्रतिमा स्थल पर बैठी, धरने पर बैठी, और यहाँ तक कि सदन में भी उन्होंने आवाज उठाई और बड़ा हमला बोला। और आज जिस तरह से आशीष पटेल का एक बयान आता है जिसमें ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कह रहे हैं, और वह भी कह रहे हैं कि मैं योगेश वर्मा नहीं हूँ, मैं सरदार पटेल का वंशज हूँ, जवाब देना जानता हूँ। तो कहीं न कहीं यह धमकाने की जो कोशिश है, जो अंदाजा लगाया जा रहा है, जो कयास लगाया जा रहा है, यही लगाया जा रहा है कि उन्होंने पहले तो पल्लवी पटेल के आरोपों का जवाब दिया और कहीं न कहीं सरकार को भी एक चुनौती दे डाली है, और यह कहने की कोशिश की है कि किसी भी तरह से हुआ डरने वाले नहीं है, सीबीआई जांच की मांग की जाए। ठीक है आसिफ, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आगरा मंडल के डीआईजी यानी उप महानिरीक्षक राम अकबाल सिंह को शासन ने बिना अनुमति थाईलैंड और नेपाल की सैर करने पर निलंबित कर दिया। स्टाम्प और निबंधन विभाग की प्रमुख सचिव लीना जौहरी ने निलंबन का आदेश जारी किया है। निलंबन अवधि में उन्हें मुख्यालय प्रयागराज से संबंध किया गया है और आगरा में तैनात राम अकबाल सिंह ने शासन से बिना परमिशन लिए विदेश यात्राएं की। इस मामले में अगस्त 2024 में उन्हें हटाया गया था। इसके बाद राम अकबाल सिंह इस कार्रवाई के विरुद्ध हाईकोर्ट चले गए, जहां से उन्हें स्टे मिल गया। मंडलायुक्त ऋतु महेश्वरी ने भी शासन को शिकायत भेजी। अब राम अकबाल सिंह पर जांच में सहयोग नहीं करने और पासपोर्ट जमा नहीं करने को लेकर कार्रवाई की गई है। विदेशी यात्रा में पासपोर्ट महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है जिसके खो जाने पर रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, लेकिन डीआईजी ने जांच अधिकारी को पासपोर्ट उपलब्ध नहीं कराया और न ही खोने की कोई रिपोर्ट दर्ज की। 31 दिसंबर को राम अकबाल सिंह सेवानिवृत्त होने वाले थे, यानी रिटायर होने वाले थे। निलंबन के बाद भी डीआईजी स्टाम्प पर बैक डेट में स्टाम्प कमी के मामलों का निस्तारण करने के आरोप लगे हैं और शासन ने डीआईजी स्टाम्प को सरकारी सेवक आचरण नियमावली के उल्लंघन का दोषी माना। तो इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी जीशान अहमद हमारे साथ आगरा से जुड़ गए हैं। जीशान, ये जिस तरीके से राम अकबाल सिंह पर आरोप लग रहा है और फिर ये कहा जा रहा है कि भाई इन पर जांच होनी चाहिए और राम अकबाल सिंह अपनी तरफ से पूरी लड़ाई भी लड़ रहे हैं, अब ये क्या कुछ पूरा मामला है और ये कहां जाता हुआ दिखाई दे रहा है? किसकी जीत और किसकी हार होती हुई दिखाई दे रही है? देखिए शिवम, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो उप महानिरीक्षक डीआईजी स्टाम है वह 4 महीने पहले शासन की बिना अनुमति से उन्होंने यात्राएं की थी। वह थाईलैंड और नेपाल गए थे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थी, जिसके बाद तमाम जो उच्च अधिकारी हैं उन्होंने इस मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद उनको पद से हटा दिया गया था। हालांकि उनके ऊपर ऐसे आरोप भी लगे हैं, पद से हटने के बाद स्टाम्प उन्होंने निस्तारण भी किया, ऐसे आरोप भी उनके ऊपर लगाए गए। हालांकि जिसके बाद 4 महीने से ये जांच लगातार चल रही थी, लेकिन मंगलवार को जो निबंधन प्रमुख सचिव हैं लीना जौहरी, उनके द्वारा आदेश जारी किया गया, उनका निलंबन कर दिया गया है। हालांकि वो आगरा में तैनात थे, लेकिन आगरा से उनका निलंबन हो गया है और आगरा का जो ऑफिस है वह खाली पड़ा है, क्योंकि शासन के द्वारा अभी तक कोई नियुक्ति नहीं हुई है। हालांकि इसमें जो आगरा मंडल ऋतु महेश्वरी हैं, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी है। उन्होंने कड़ी आपत्ति भी उसमें इस पूरे मामले में जताई है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर से इस जांच में कहा है कि जो डीआईजी स्टाम है उन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। उनसे कहा गया था कि पासपोर्ट उनको जमा करा देना चाहिए, लेकिन उन्होंने अपना पासपोर्ट भी जमा नहीं कराया, जिसके बाद ऋतु महेश्वरी जो आगरा मंडल आयुक्त है उन्होंने अपनी रिपोर्ट शासन को भेजी, जिसके बाद मंगलवार को उनका निलंबन हो गया है। जी जिशान, अब चूंकि उन्होंने विदेश का दौरा किया, वो भी प्रशासन से बिना अनुमति लिए, अब जब उसमें जांच बैठी तो फिर जब आप पासपोर्ट मांगा जा रहा है तो फिर पासपोर्ट क्यों नहीं दिया जा रहा उनकी तरफ से? इसको लेकर कोई जानकारी?
देखिए बिल्कुल, हम आपको बता दें कि हमने आज सुबह ही तहसील में इंडिया वॉइस की टीम गई थी और उनके ऑफिस में भी पहुंची, लेकिन ऑफिस के जो कर्मचारी और बाबू हैं उन्होंने इस मामले से कुछ कहने से बचते हुए नजर आए, क्योंकि हमने नंबर भी मांगा था उनका। उन्होंने साफ तौर से, जो कर्मचारी हैं उनका कहना है कि जब अधिकारी जो डीआईजी स्टाम है उनका निलंबन हो गया है, वे लखनऊ के लिए रवाना हो चुके हैं। कह सकते हैं कि वो लगातार, उन्होंने जब पद से हटाए गए थे तो उन्होंने हाई कोर्ट का सहारा भी लिया था, हाई कोर्ट से स्टे भी लेकर आए थे वो, लेकिन बावजूद 4 महीने से जो विदेशी यात्राएं उन्होंने की थी उसकी जांच आगरा मंडलायुक्त रितु महेश्वरी के द्वारा की जा रही थी। रितु महेश्वरी ने भी कड़ी आपत्ति इस जांच में जताई है, क्योंकि उन्होंने जांच में कोई सहयोग नहीं किया। उनसे पासपोर्ट जमा करने की बात कही गई थी, लेकिन उन्होंने पासपोर्ट जमा नहीं किया, जिसके बाद रितु महेश्वरी आगरा मंडलायुक्त ने शासन को रिपोर्ट भेजी, जिसके बाद जो प्रमुख सचिव नीला जौहरी है उनके आदेश अनुसार उनको निलंबन कर दिया गया है। जी ठीक है जी शन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश की सियासत में चारों ओर हलचल दिखाई दे रही। विधानसभा में चर्चा हो या फिर कांग्रेस का प्रदर्शन, यूपी में सियासी दलों के बीच जमकर खलबली मची हुई। इंडिया वॉइस ने देश भर में कांग्रेस के प्रदर्शनों को लेकर यूपी के कई दिग्गज नेताओं से बातचीत की है। क्या कुछ कहा उन्होंने, सुनवाते हैं आपको, सुनिए। 18 दिसंबर को कांग्रेस ने विधानसभा घेराव का आह्वान किया था और पूरे प्रदेश से कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता आज लखनऊ पहुंच चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन एकदम सख्त है, बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग लगी हुई है और विधानसभा घेराव रोकने से की पूरी तैयारी। हमारे साथ में एआईसी सेक्रेटरी और पूर्व विधायक नीलाल, इनसे हम बात करेंगे आखिर इतने सख्त सुरक्षा के बावजूद इतनी बैरिकेडिंग को क्रॉस करके वो लोग किस तरीके से विधानसभा पहुंचेंगे। सर देखिए, जिस प्रकार का उत्तर प्रदेश की सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार का और पुलिस का जो रवैया है, वो रवैया ये साफ दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो डबल इंजन की सरकार है, पूरी तरह से घबराई हुई है। जनता के मुद्दों को उठाना हर एक विपक्ष की दल का धर्म है और वो विपक्षी दल को एक दिन पहले हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर लेना, जगह जगह बैरिकेड लगा देना, बैरिकेड ऐसे लगाना कि उसमें भाले निकले हो, तो ये अत्याचार है। अंग्रेजों की हुकूमत और से भी ज़्यादा उन्हीं के अनुयायी हैं लोग, तो उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। सर, पुलिस का कहना है कि मुख्यमंत्री, विधायक और मंत्रियों की सुरक्षा का मामला है, इसलिए रोका जा रहा है। नहीं तो कोई आतंकवादी थोड़ी हम लोग तो एक अपनी बात रखने, विधानसभा सत्र चल रहा है, अपनी बात रखने जा रहे हैं कि भाई लोकतंत्र है सदन के अंदर, आपको पता चलना चाहिए कि असली मुद्दे ये चल रहे हैं। अभी अलग अलग हर प्रदेश में होता है, पूरे देश में होता है, लोकतंत्र का अधिकार है। कैसे फांद कर जाएगा, क्या गुरिल्ला वार करेंगे आप लोग? देखिए, वो तो टाइम बताएगा कौन सा वार करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद का नारा बुलंद होगा। टुकड़ियों में कांग्रेसी हर सड़क हर गली पर हैं क्या? नहीं, सारे कांग्रेसी पूरी तरह से इकट्ठा होकर कूच करेंगे विधानसभा की ओर और हम लोग महात्मा गांधी जी के। अगर बड़े नेताओं को रोका जाता है तो क्या छोटे नेता, जिस तरीके से प्लानिंग होगी, क्योंकि पहले से ही पुलिस रोक रही है, उसके बावजूद आज घेराव किया जा रहा है, तो क्या वो लोग वहाँ पर पहुँचे? देखिए, घेराव तो तय है बिल्कुल। एक एक कार्यकर्ता वहाँ पहुँचेगा, चाहे बड़े नेता को अरेस्ट कर लिया जाए, चाहे छोड़ दिया जाए। घेराव एक हर कार्यकर्ता, यहाँ बड़ा नेता है, हम सब कार्यकर्ता हैं और पूरी ताकत के साथ विधानसभा घेराव करेंगे। जनता के आम मुद्दे हैं, जनता की जरूरतें हैं, उन मुद्दों को इस गूंगी बहरी सरकार के कान में भेजने का काम करेंगे हमारे साथ। जी देखिए, मुझे लगता है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक तरीके से किए गए जो भी आंदोलन होते हैं उन्हें जनता का भरपूर सहयोग मिलता है और आप देख रहे होंगे तमाम तरीके से सरकार ने कोशिश की है कि हमारे हजारों कार्यकर्ताओं को अलग अलग जिलों में रोकने का प्रयत्न किया है। उसके बाद भी आप देख रहे हैं कार्यालय पे हजारों की संख्या में लोग हैं और आने वाले हैं और सड़कों पर देखेंगे तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हुजूम नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इससे डरी हुई है, लेकिन इसे रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं, राहुल गांधी के सिपाही हैं और हमारे नेता का नारा है डरो मत। इसलिए हम अपनी बात करके तो आप लोग पुलिस का काम आसान कर रहे हैं, एक ही जगह पर आप इकट्ठा हो रहे हैं और इसके चारों तरफ जिस तरीके से बैरिकेडिंग है, क्या लगता है आप लोग निकल पाएंगे?
देखिए, जनता देख रही है, इस सरकार को उसने अपनी समस्याओं का निदान करने के लिए यहाँ पर चुना था। महिलाओं ने अपनी सुरक्षा के लिए चुना था, किसानों ने, नौजवानों ने छात्रों ने अपने अपने कार्यों के लिए चुना था। वो सरकार सिर्फ और सिर्फ विपक्ष का दमन करने पर तुली हुई है। तो मुझे लगता है कि जब आज आप लोगों के माध्यम से इस प्रदेश की जनता ये देखेगी कि हजारों कार्यकर्ता कांग्रेस के उनके अधिकार की लड़ाई लड़ रहा है, वहीं उनके द्वारा चुनी हुई सरकार हमारा उत्पीड़न, न सिर्फ उनके लिए जो आवाजें उठाई जा रही है उसका उत्पीड़न कर रही है, बल्कि उसका दमन करने का प्रयत्न कर रही है। तो सुना आपने, हमारे साथ में कांग्रेस कई नेता और साथ में अनिल यादव जो कि कांग्रेस के नेता हैं, इनका साफ कहना है कि चाहे पुलिस जितना भी रोक ले, लेकिन कांग्रेस विधानसभा घेराव जरूर करेंगे। जनता के जो मुद्दे हैं उसको ही आवाज उठाकर रहेंगे। कैमरामैन राहुल के साथ रवन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। राहुल गांधी अविनाश पांडे, राहुल गांधी अविनाश पांडे। सर, आप लोग विधानसभा घेराव करने वाले थे, लेकिन पुलिस ने आपको ही घेर लिया है, कैसे यहाँ से निकल कर? देखिए, पुलिस घेर ले या मिलिट्री लगा दें, कांग्रेस का कार्यकर्ता पूर्ण संकल्प के साथ में संकल्पित होकर विधानसभा तक जाएगा। ये प्रदर्शन, ये संघर्ष जारी रहेगा। सरकार भले ही भाले, तलवार, मशीन गन, पैटर्न टैंक सब लगा दे, मिलिट्री लगा दे, लेकिन जनता की आवाज़ को लेकर जिस प्रकार से प्रदेश की जनता आज इस प्रकार के कुशासन को भोग रही है, असहाय महसूस कर रही है, जिस प्रकार से प्रदेश में एक अनकही आपातकालीन की स्थिति हर एक व्यक्ति महसूस कर रहा है, उन सब चीज़ का प्रतिरोध करने के लिए कांग्रेस का कार्यकर्ता एकत्र है, एकजुट है और इस आवाज़ को बुलंदी तक उठाए। आपको नहीं लगता जैसे कांग्रेस के बड़े नेता एक जगह पर इकट्ठे होते जा रहे हैं, पुलिस का काम आसान होता जा रहा है? देखिए, पुलिस का काम पुलिस करेगी, कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता अपना काम करेंगे। कांग्रेस कार्यालय के चारों तरफ बैरिकेडिंग लगी है। चारों तरफ ही नहीं, जहाँ पे मैं रुका था, पास में जिस होटल में मैं रुका था, विश्राम करने, फ्रेश होने गया था, वहाँ पर उस होटल को छावनी बना दिया गया। चक्रव्यूह को कैसे नांगेंगे? आप देखिए, आप देखेंगे, अभी दिन भर का प्रदर्शन बाकी है, आप देखेंगे। तो सुना आपने, हमारे साथ में थे यूपी प्रभारी अविनाश पांडे, जिनका कहना था कि पुलिस फोर्स लगी हुई है, लेकिन कांग्रेस नेता जो भी हैं वो विधानसभा घेरने के लिए वहां पर पहुंचेंगे और जनता के जो मुद्दे हैं, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है, उस पर सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस आवाज उठाएगी। कैमरामैन राहुल के साथ रवन मिश्रा, इंडिया वॉइस, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की सियासत से, उत्तर प्रदेश की सत्ता से मीलों दूर हो चुकी कांग्रेस को अपने आप को जिंदा करने के वो मुद्दे तलाश रहे हैं, वो रास्ते तलाश रहे हैं, और जबकि उनको एहसास नहीं है कि उनकी ज़मीन, उनकी धरातल, उनका यथार्थ में उनके पास कुछ नहीं बचा है। तो ऐसे में कुछ न कुछ करना शायद उनकी मजबूरी हो। विधानसभा का घेराव करने लायक उनके पास कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिस विषय पर वो विधानसभा का घेराव करें या उत्तर प्रदेश में विरोध प्रदर्शन करें। लेकिन ठीक है, राजनीतिक दल है, विरोध करना है तो उनको करते रहे वो। तो वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा इसमें चल रहा है। केंद्र सरकार चाह रही कि वन नेशन वन इलेक्शन हो, एक देश एक चुनाव हो, लेकिन विपक्ष इसे कह रहा है कि ये जुगाड़ है सत्ता में रहने का, तानाशाही लाने का। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, देश को पता है कि मोदी जी ने पिछले लगातार 10 वर्षों की सत्ता में इस देश के लिए जितने ऐतिहासिक फैसले किए हैं, देश हित में किए गए फैसले सारे देश ने बड़े सच्चे मन से स्वीकार किया। उसी की देन है कि विपक्ष का कोई भी आज तक तीसरी बार लगातार प्रधानमंत्री, तो ये मोदी जी के काम का इनाम है। देश उनके साथ खड़ा है और ये जनहित का विषय है, देश हित का विषय है। अरबों रुपए के पड़ने वाले बार बार चुनाव के बोझ से देश के लिए मुक्ति का विषय है। तो इसलिए देश देख रहा है कि इस फैसले की आड़ में देश का कितना बड़ा भला होने जा रहा है। तो बहुत बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है और देश हित में किए जाने वाला फैसला है। 2022 में आपको जिम्मेदारी मिली उत्तर प्रदेश में आयुर्वेद को बढ़ावा देने का और उसका ढांचा मजबूत कैसे किया जा सके, मंत्री बने, आपको मंत्रालय की जिम्मेदारी मिली। कैसे आयुर्वेद कैसे इकोनॉमी को बढ़ाएगा और इकोनॉमी कैसे आयुर्वेद को मदद करेगी? आयुर्वेद लोगों की ज़िंदगी से जुड़ा हुआ एक ऐसा विषय था जिसको लोगों ने कहीं न कहीं से भुला दिया था। आयुर्वेद कुछ अलग से नहीं, आपके दरवाजे पे उगने वाले पेड़ पौधे, जो आपके इर्द गिर्द का वातावरण है, वही आयुर्वेद है। चाहे वो आंगन की तुलसी हो, चाहे वो दरवाजे की नीम हो, चाहे वो बबूल हो, चाहे वो कोई वृक्ष, कोई ऐसा पौधा
छोटा से छोटा जो पौधा होता है जिसको हम आप किसी लायक नहीं समझते, आयुर्वेद में उसकी भी उपयोगिता है और आयुर्वेद लोगों की ज़िंदगी बन चुका है। लोगों ने बड़े सच्चे मन से कोरोना के काल में इस देश में लोगों ने जब जिस रोग से लड़ने का कोई इलाज नहीं था, कोई दवाई नहीं थी, कोई टीका नहीं था, तो इस आयुर्वेद ने ही, इस नेचुरोपैथी ने ही, योग ने ही और आयुष के काढ़े ने ही लोगों को जीने की नई राह दिखाया है। तो मुझको लगता है कि आयुर्वेद कुछ भी अलग से नहीं, ये हमारी सनातन परंपरा से, वेदों से जुड़ा हुआ आयुर्वेद और इस देश के में और संसार के लिए मैं कह सकता हूँ कि 400-500 साल पहले अगर दुनिया में एक प्रश्न खड़ा हो कि लोग अपने स्वास्थ्य की रक्षा कैसे करते थे, लोग स्वस्थ और निरोग कैसे रहते थे, तो उसकी जड़ में आएगा कि दुनिया आयुर्वेद का पालन करती थी, योग का पालन करती थी। और आज फिर से एक बार योग और आयुर्वेद, होम्योपैथ, यूनानी, सिद्धा, स्वरिकपा, ये वो विधाएं हैं जो प्राकृतिक तरीके से जड़ी बूटियों से, पेड़ पौधों से लोगों को इलाज का मार्ग दिखाती हैं और लोगों ने उसको अपनाया है। आने वाला कल जैसे मोदी जी ने दुनिया में योग को प्रतिस्थापित कर दिया, ध्यान को प्रतिस्थापित करने जा रहे हैं, विश्व संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान के लिए भी दिन निर्धारित कर दिया। तो मुझको लगता है कि भारत की हर विधा का सम्मान दुनिया कर रही है और बड़े मोदी जी के हर फैसले पर को दुनिया का भी इंतजार है। पहले व्यवस्थाएं नहीं थी और जिस तरीके से आपने बताया कि सनातन में आयुर्वेद का और वेदों में आयुर्वेद का ज़्यादा जिक्र है और गांव में, घरों में पहले जहां भी था आयुर्वेद के तरीके से उपचार होता था, पेड़ से, आपने कहा कि पेड़ पौधे जितने भी हैं वही एक दवा हैं। और लेकिन बीच में जिस तरीके से एलोपैथ ने ज़्यादा प्रभाव बढ़ा, उसका आज के दौर में कितना आयुर्वेद प्रभावित पे काम हो रहा है। मोदी जी, कोई विधा खराब नहीं है, कोई चीज़ नई पुरानी मिलके इस देश को स्वस्थ रखना है, निरोग रखना है और दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति, विश्व गुरु बनने तक तो देश में हर पैथी का सम्मान है, हर विधा मिल के काम कर रही है। हो सकता है किसी विधा की मोनोपोली किसी रोग पर हो, तो सबको मिलकर इस देश को स्वस्थ और निरोग रखने के लिए काम करना है। पैथी कोई भी हो, आयुर्वेद, मैंने आपसे कहा ना कि कहीं आपको अलग नहीं जाना। दरवाजे पे उगा हुआ जो पौधा है आपके लिए, शायद वो बहुत काम का पौधा है, बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए। उसकी पत्तियां, उसकी छाल, उसकी जड़ें, उसकी तने, कुछ भी व्यर्थ नहीं है। प्रकृति ने जो दिया है वो प्राकृतिक रूप से आपको स्वस्थ रखने के लिए, वो मिट्टी है, वो धूप है, वो पानी है, हाइड्रोथेरेपी है, नेचुरोपैथी है, कुछ भी ऐसा नहीं। इंसान अगर ठान ले कि हमको प्राकृतिक तरीके से ही जीना है तो उसमें कोई बाधा नहीं है। सर, महाकुंभ का बहुत बड़ा आयोजन हो रहा है और जो वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था संभालने की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है स्वास्थ्य विभाग के जिम्मे भी, वहाँ पर आयुर्वेद का कैसे प्रचार प्रसार होगा? कैंप लगेंगे, होम्योपैथ, आयुर्वेद, यूनानी, हर पैथी के हमारे कैंप। पिछले भी अर्धकुंभ में आपने देखा कि पूरे मेला क्षेत्र को हम लोगों ने अलग अलग जोन बना के बांटा था। इस बार भी हमारी वही तैयारियां हैं और हर विधा के लोग आपको अस्पताल, मुझको लगता है कि आने वाले दर्शनार्थियों को, स्नानार्थियों को, जो भी कुंभ में आएगा, दुनिया के किसी कोने से आएगा, उसको शायद इलाज के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। भारत की पुरानी चिकित्सा व्यवस्था नेचुरोपैथी को लेकर तमाम कानून बनाए जाएं, इसको लेकर नेचुरोपैथी से जुड़ा एक संगठन, एक डेलीगेशन आज आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्रा दयालु से मिलने आया और अपनी मांगे रखी। हमारे साथ जो संगठन, तो खबर इंडिया वॉइस में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।